नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो हम बात करते हैं भारत के अगले कुछ दिनों के मौसम की। तो अभी आपको पता है कि प्री मानसून सीजन चल रहा है। तो प्री मानसून सीजन में यानी कि तापमान काफी तेजी से बढ़ते हैं, तो वही हम देख पा रहे हैं। पर मार्च के महीने में, क्योंकि फर्स्ट मंथ है प्री मानसून सीजन का, वैसे जैसे पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर पहला महीना होता है, पर अक्टूबर में सर्दियां यानी कि काफी कम होती है, यानी कि ना के बराबर। तो मार्च भी वैसा ही होता है, काफी कम गर्मी होती है। पर इस बार हम देख रहे हैं कि मार्च महीने में काफी ज्यादा भीषण गर्मी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। और यानी कि एवरेज से काफी ज्यादा तापमान है। तो इसी के चलते यानी कि अगर गर्मी ज्यादा ही जल्दी पड़ी तो लो प्रेशर भी लो हो जाएगा गर्मी रहने से। तो वही प्रेशर लो होने के चलते कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे अभी चक्रवातियों का क्षेत्र बन रहा है, या वैसे ही प्रेशर लो है। तो इसी के चलते आप देखिए बादल कुछ बने हुए हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, रायपुर में। अगर मैं बात करूँ तो रायपुर में आज सुबह से यानी कि कल से ही बादल छाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के दक्षिणी हिस्से और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। दक्षिण भारत में भी बादल देखे जा सकते हैं। मैदानी इलाके उत्तर भारत के साफ है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही थी। जो राजस्थान से जो हवाएं आ रही थी मार्च में, आपने देखा, वो हवाएं फिलहाल नहीं चल रही है। हिमालय से ये हवाएं आ रही, तो उतनी ज्यादा गर्म नहीं है। तो मौसम साफ है और गर्म तो है, यानी कि गर्मी तो बरकरार है, पर यानी कि हीट वेव नहीं है, उतनी ज्यादा भीषण गर्मी नहीं है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, फिलहाल छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से या आप कह सकते हो कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं या दक्षिणी हवाएं पहुंच रही है। इसी के चलते बादल बने हुए हैं। यहाँ महाराष्ट्र के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लगभग इस यहाँ पर है। इसी के चलते यहाँ बादल, और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उड़ीसा के ऊपर यहाँ लगभग बना हुआ है। इसी के चलते आप देखिए ऐसे ही दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही है, फिर यहाँ से घूम रही है, घूम करके अब देखिए ऐसे पहुंच रहे। तो उड़ीसा के ऊपर आप देखिए उतने बादल नहीं छाए हुए हैं। ये उत्तरी उड़ीसा लगभग झारखंड के यहाँ पर है। तो ये जो हवाएं यानी कि छत्तीसगढ़ में ऐसे आ रही है दक्षिणी दिशा से, और यहाँ पर गर्मी भी है, प्रेशर भी लो है, तो बादल कुछ छाए हुए हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां फिलहाल यहाँ पर ज्यादा संभावित नहीं है, हल्की फुल्की छोटे चांसेस हैं। और यहाँ से घूम करके पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में काफी तेजी से नमी आ रही है। यानी कि पूर्वोत्तर में तो जो म्यांमार में लो प्रेशर एरिया था, वो अभी यहाँ गया है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ ये चक्रवातियों का क्षेत्र, लो प्रेशर काफी तेजी से दक्षिण पश्चिमी हवाओं को लगातार खींच रहा है। इसी के चलते यहाँ पर आप देखिए काफी ज्यादा क्लाउडी है, बादल बने हुए हैं। वहीं अरब सागर में लगभग यहाँ पर एक फीबल चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो ये केरला वगैरह में धड़ाधड़ वैसे भी मॉइस्चर पहुंच रहा है गुजरात में। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग यहाँ पर काफी फीबल देखा जा सकता है, जिसके कारण पूर्वी गुजरात में कुछ बादल छाए हुए हैं। तो ये बादल हो सकता है कि आज या कल देखे जाएं इन क्षेत्रों में। और कल परसों होते होते एक बार फिर जो इससे पिछले बार देखा गया था कि पश्चिमी हवाएं काफी तेजी से चली, मौसम शुष्क था, काफी ज्यादा गर्म हो गया था मौसम, हीटवेव जैसी स्थितियां थी। तो इस बार कुछ वैसे ही होने वाली है। पर इस बार जो हीटवेव की संभावना है वो गुजरात के ऊपर ज्यादा है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव जैसी स्थितियां आ सकती है, पर हीटवेव के चांसेस कम है। जो अभी दिख रहे थे काफी हीटवेव आएगा, वैसे नहीं है। पर एक बार फिर हीटवेव जैसी स्थितियां सारे इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, गंगा के मैदानी इलाकों में भी, और गुजरात में हीट वेव आएगा, और राजस्थान में भी हीट वेव या हीट वेव जैसी स्थितियां एक बार फिर अपना रूप दिखा सकती है। हो सकता है कि एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान पर बने, या यहाँ से पश्चिमी हवाएं चलेंगी। अभी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं जैसे गंगा के मैदानी इलाकों में चल रही है, यहाँ से कभी कभार दक्षिणी हवाएं आ रही है, तो ये तापमान को यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं बढ़ने दे रही। पर जैसे ये जो पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर मार्च के यानी कि मिड तक क्या होता है कि कम से कम मार्च के मिड तक जो पश्चिमी विक्षोभ तो वीक हो जाते हैं, पर उतने भी वीक नहीं होते। और पहाड़, हिमालय में काफी ज्यादा ठंडा होता है। हिमालय मार्च के महीने में भी ठंडा होता है। तो यहाँ से कभी कभार उत्तरी हवाएं आती है, तो यहाँ पर उतना भी तापमान नहीं बढ़ता। तो अभी एक तो उत्तरी हवाएं नहीं आ रही है, और यहाँ पर मार्च के महीने से धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। यानी कि जो एरिड रीजन होता है, जो डेजर्ट होता है, वहां पर जितनी जल्दी सर्दी पड़ती है उतनी जल्दी गर्मी भी पड़ती है। इसके चलते काफी ज्यादा गर्म हो जाता है ये इलाका। और यहाँ से जो पश्चिमी हवाएं चलती है, और ये विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने से, हाई प्रेशर बनने से, तो मौसम शुष्क रहता है। उल्टा ये हवाओं को ढकेलती है, पश्चिमी हवाओं को, तो ये सारे इलाके शुष्क हो जाते हैं। और इसी के साथ
तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने बोला जैसे ये इलाके ये पहले से ही बहुत गर्म हो जाता है, तो यहाँ से जब हवाएं आती है तो काफी ज्यादा मौसम को गर्म कर देता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो राजस्थान में केवल दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की मॉइस्चर पहुंच रही है, ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है इसी के कारण। जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुंच रही है। दक्षिणी राजस्थान में हल्के बादल हैं। पश्चिमी और मध्य राजस्थान पूर्ण तरह से साफ है एकदम। आप देखिए पूरा विजिबिलिटी काफी अच्छी है। गंगा के मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, पर मौसम साफ है, यानी कि क्योंकि काफी हल्के हो सकता है कि बादल हो। ये विक्षोभ एक बना हुआ है पहाड़ों में, आप देखिए बादल है। पर राजस्थान में यहाँ पर आप देखिए पूरे एकदम मौसम साफ है काफी, यानी कि धूप, कड़ाके की धूप खिली हुई है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर मानसून गतिविधियां दक्षिण भारत में जारी है, और उत्तर पूर्व में यहाँ पर आप देखिए बादल छाए हुए हैं। अब आते हैं हवाओं की स्थिति में, तो सिस्टम्स में बता देता हूँ। गुजरात के आसपास यहाँ पर आप देखिए लगभग यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जैसा देखा जा सकता है। इसी के साथ अरब सागर पर एक काफी जो है फीबल चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। यहाँ से आप देखिए एक बार फिर दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जो है चल रही है छत्तीसगढ़ के ऊपर। मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ से आप देखिए दक्षिणी हवाएं आंध्र प्रदेश वगैरह से होती हुई यहाँ पर साउथ वेस्ट वेस्ट होकर के आ रही है। इसी के चलते वेदर मॉडल ना दिखाने से भी, पर ये देखिए वेदर मॉडल भी हल्के बादल दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही यानी कि बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। टेम्परेचर में इसी के चलते इस क्षेत्र में थोड़ी सी कमी आई है, हल्की यानी कि कमी आई है। अब देखिए बादल छाए में विदर्भ वगैरह में भी बादल हैं, तो टेम्परेचर में थोड़ी कमी आई है। हो सकता है 2-3 डिग्री की एक कमी तो आई है, तो थोड़ी हल्की राहत मिली है, पर यानी कि उतनी खास राहत नहीं मिली है, क्योंकि बारिश होने से और भी ज्यादा राहत मिलती है। बारिश की संभावना काफी कम है। हो सकता है कि कुछ एक इलाकों में यहाँ बूंदाबांदी देखने को मिले, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में और भी बता दूंगा। यानी कि उससे पहले अभी मैं और एक बताऊं, तो एक फीबल ट्रफ रेखा यहाँ पर विकसित होते हुए नजर आ रही है बिहार के तराई के इलाकों में। पर बिहार में क्योंकि लगातार उत्तर गंगा के मैदानी इलाकों से हवाएं आती रहेंगी, बंगाल की खाड़ी से फिलहाल ज्यादा मॉइस्चर बिहार के प्रमुख इलाकों में पहुंचने की संभावना नहीं है, तो यहाँ पर मौसम शुष्क और साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की मॉइस्चर छत्तीसगढ़ से होती हुई आ सकती है, इसके चलते बादल छा सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यहाँ गुजरात से होती हुई हल्की मॉइस्चर आ सकती है, यहाँ पर भी बादल छा सकते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह में आप देखिए सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर कोटा वगैरह के आसपास मैं अगर दिखाऊं आपको, ये देखिए कोटा बूंदी के आसपास भी हो सकता है, कोटा बूंदी विजयवाड़ा के आसपास हल्के बादल देखे जाएं। बारिश की संभावना नहीं है फिलहाल, ज्यादा बारिश नहीं दिखी यहाँ पर, बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए बादल दिख जाएंगे। ये आप देखिए एक सिस्टम तो नहीं है, पर एक प्रमुख गतिविधि है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाएं पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश जारी रहेगी। केरला में एक यहाँ पर एक हो सकता है ऑफशोर ट्रफ दिखी जाए, इसी के चलते केरला में बारिश हो रही है। और एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है आंतरिक केरला में, ये प्रमुख ट्रफ रेखा है आज। इसी के चलते तमिलनाडु में भी हवाएं ऐसे घूम करके आ रही है केरला में, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों तरफ से मॉइस्चर इन दोनों राज्यों में पहुंच रहा है, और कर्नाटका में भी पहुंच रहा है। और यानी कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में कम पहुंच रहा है, यहाँ पर हल्की फुल्की पहुंच रही है। तो इसी के चलते इन दोनों राज्यों में बारिश की गतिविधियां हो रही है। दूसरा और एक यानी कि वेदर सिस्टम बना हुआ है, पर ये उतना स्ट्रांग नहीं है, यानी कि उतना सशक्त नहीं है। तो उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ भी हल्का देखा जा सकता है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, इसे यानी कि यहाँ पर हल्का चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, ज्यादा सशक्त नहीं है। तो एक पश्चिमी विक्षोभ आप देखिए हल्का नजर आ रहा है, और हो सकता है कि उत्तर भारत की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आजकल हवाएं थोड़ी मंद पड़े, उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी मंद पड़े, पर बारिश की संभावना मैदानी इलाकों में कहीं भी नहीं है। पहाड़ों में कुछ एक ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है। 26 तारीख को काफी तेजी से उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, यानी कि दिल्ली एनसीआर पंजाब में राजस्थान से आने वाली जो हवाएं हैं उनका असर पंजाब में नहीं दिखेगा। तो पंजाब में मौसम उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, यहाँ पर मौसम ठीक ठाक रहेगा, यानी कि 32-33, क्योंकि हिमालय से हवाएं आएंगी तो उतनी गर्म नहीं होगी। तो पंजाब में
मौसम ज्यादा गर्म नहीं देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में थोड़ा मौसम गर्म रह सकता है, यहाँ पर दोनों हवाओं का मिक्सचर होगा, यानी कि यहाँ हिमालय पंजाब से आती हुई जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं इनका, और राजस्थान से भी थोड़ी थोड़ी हवाओं का असर रहेगा। दिल्ली के दक्षिण में अलवर वगैरह में ये पश्चिमी हवा का असर थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसी के चलते यहाँ तापमान दिल्ली से कुछ ज्यादा रह सकते हैं, आगरा अलीगढ़ वगैरह में भी यही रहेगा। और ये जो भी उत्तर पश्चिमी हवाएं भी है, तो यहाँ पर क्योंकि मिक्स होकर आ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ तक आते आते ये हवाओं में जितनी भी ठंडक भी है, पंजाब में अब देखिए ठंडा है क्योंकि यहाँ पर हवा में अभी हल्की ठंडक, काफी हल्की ठंडक बनी हुई है, तो यहाँ तक आते आते अभी ये हवाएं गर्म पड़ जा रही है एक तो। दूसरा राजस्थान से भी हवाएं आ रही है, इसी के चलते यहाँ पर काफी तेजी से हवाएं चल सकती है। अब देखिए बादल नहीं देखे जाएंगे, छत्तीसगढ़ में हो सकते कल भी हल्के बादल दिखे जाएं, पर बारिश की उम्मीद नहीं होगी, मौसम शुष्क और साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर भी अब देखिए तापमान बढ़ेंगे, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से हवाएं चलेंगी, तापमान बढ़े बढ़े रहेंगे। 27 तारीख को भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो लगभग यही स्थितियां 27 तारीख को भी दिखाई दे रही है। हालांकि 27 तारीख को उत्तर भारत में एक रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके गोरखपुर बलरामपुर होती हुई यहाँ से, यानी कि जो आपका पंजाब के तराई के इलाके हिमाचल तक जाएगी एक ट्रफ रेखा, और यहाँ ये ट्रफ रेखा पूर्व का इसका छोर होगा बांग्लादेश और त्रिपुरा, यहाँ तक जाएंगी ये एक ट्रफ रेखा। आप देखिए हवाएं घूम रही है यहाँ पर इस ट्रफ रेखा के चलते। तो इसी के चलते उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके और नेपाल के पहाड़ियों में दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी हवाएं आएंगी, पर ज्यादा तेज नहीं होगी, यानी कि सॉरी मॉइस्चर ज्यादा नहीं आएगा, तो बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। और 27 तारीख को हो सकता है रात को एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बिहार या उससे सटे उत्तर प्रदेश पर विकसित हो जाए, इसके चलते हवाओं में थोड़ी असमंजस स्थिति पैदा होगी। और दूसरा एक पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होगा जो कि 28 तारीख को हो सकता है। तो जो एक बार फिर दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आने लग जाएंगी, तो पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी 26, 27 और 28 तारीख को भी काफी ज्यादा भीषण गर्मी देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण राजस्थान से हवाओं का जो असर है वो बढ़ जाएगा। 29 तारीख को तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी देखी जा सकती है, क्योंकि जो हवाएं अभी तक जितना इफेक्ट हो रहा था उससे ज्यादा होगा। देखिए पश्चिम दिशा से हवाएं आएंगी। पंजाब में भी राजस्थान से दक्षिणी हवाएं पहुंचने के चलते पंजाब में भीषण गर्मी 28 तारीख को देखी जा सकती है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, हो सकता है हल्के बादल दिखे जाएं। 29 तारीख को भी दिल्ली में पश्चिमी हवाएं आएंगे, दिल्ली में और भी भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। 29 तारीख को 1-2 डिग्री की पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की संभावना दिख रही है। 29 तारीख को वेदर मॉडल के अनुसार गुजरात में बरकरार रहेगी हीट वेव 29 तारीख को भी कुछ क्षेत्रों में। 30 तारीख को दिल्ली में हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में 30 तारीख को तापमान 40 डिग्री टच कर जाए, यानी कि भीषण गर्मी। मार्च के महीने में ये नहीं होता है, पर क्योंकि चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगातार बरकरार रहेगा, लगातार राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आने के चलते दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री टच कर सकता है। पंजाब में कुछ इलाकों में 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा, शिमला वगैरह में यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास तापमान देखा जा सकता है। जम्मू वगैरह में यहाँ पर तापमान 35 डिग्री या उसके ऊपर जा सकता है। वहीं 31 तारीख होते होते तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर थोड़े पंजाब से जो हवाएं हैं वो आना शुरू होंगी, तो तापमान 3-4 डिग्री तक गिर सकता है एक ही दिन में। इसी के साथ 1 तारीख को भी यही रहेगा, यानी कि राजस्थान से जो हवाएं आ रही थी उसमें कमी आएगी। हालांकि 1 तारीख को चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर विकसित होने की संभावना है, तो इसके चलते गुजरात के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा मॉइस्चर का फ्लो बढ़ जाएगा, कच्छ रीजन के ऊपर। इसी के चलते यहाँ पर कुछ तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और दूसरा एक प्रमुख वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि थोड़ा सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 या 3 तारीख के आसपास आने की संभावना है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिमी हवाएं राजस्थान में काफी तेज हो जाएंगी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। और इसी के चलते एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होगा, क्योंकि और 3 तारीख के आसपास ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत के ऊपर दस्तक देगा। इसके चलते हवाएं पूरी तरह से जो है बदल जाएंगी, पूर्वी हवाएं पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में आ सकती है। हालांकि और बादल भी हो सकते हैं कि यहाँ पर छाए। यहाँ पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित तो आगरा अलीगढ़ यहाँ पर, यानी कि झांसी वगैरह भी दिल्ली एनसीआर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
क्षेत्र की मैं बात करूँ तो यहाँ बादल विकसित होने की संभावना है, तो तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। और इस चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश के कुछ तराई के इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश में शिमला वगैरह में बारिश देखी जा सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में एक बार फिर अच्छी बर्फबारी या बारिश देखी जा सकती है 3 तारीख के आसपास। यानी कि हल्की से मध्यम, एक दो स्थानों पे भारी बर्फबारी भी होने के आसार है। दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में जो है राजस्थान से तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बढ़ जाएंगी, तो तापमान 1-2 डिग्री बढ़ सकते हैं। पर इस बार क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो थोड़ा मोड़ा इस हवाओं में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास बारिश होगी, तो तापमान 40 डिग्री के आसपास नहीं जा पाएगा। तो ये रहेगा उत्तर भारत का मौसम, यानी कि जो भी खास वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत में अप्रैल के शुरुआती दौर में सशक्त पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखा जाएगा। तो इस बार आपने देखा कि गंगा के मैदानी इलाके लगातार मार्च 10-15 से शुष्क है, क्योंकि मार्च के जो है मिड के बाद से कोई भी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ अभी तक नहीं देखा गया है। इसी के चलते कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। पर 2-3 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ तो आएगा, और वो हो सकता है कि मैदानी इलाकों में हल्की वेदर एक्टिविटी दे, पर कोई उतना खास वेदर एक्टिविटी फिलहाल वेदर मॉडल तो नहीं दिखा रही है। और यानी कि संभावना तो दिख रही है हल्की वेदर एक्टिविटी की, यानी कि हो सकता है कि कुछ और इलाकों में हो जाए, पर उतनी भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। इसका प्रमुख इफेक्ट पहाड़ों में ही रहेगा। तो ये उत्तर भारत का यानी कि रहेगा। राजस्थान में फिलहाल कोई भी खास वेदर एक्टिविटी अगले 10 दिनों तक कम से कम पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी अगले 10 दिनों तक नहीं दिखाई दे रही है। केवल अप्रैल के शुरुआती दौर में जब ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं तेज होंगी, तो कच्छ के इलाके में और गुजरात के कुछ और रीजन्स में मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है कि हल्की मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ जाए। इसी के चलते यहाँ पर हो सकता है कि जो तापमान है वो 1-2 गिरे। कोई खास राहत या कुछ वेदर एक्टिविटी इस क्षेत्र में नहीं दिखेगा उत्तर भारत में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की, तो पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में एक जो है अभी ट्रफ रेखा बिहार में, एक छोटी ट्रफ रेखा यहाँ पर देखी जा रही है। फीवल ट्रफ रेखा है बिहार पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में। इसी के चलते लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाएं बंगाल की खाड़ी से एक तो आ रही है। इसी के चलते नहीं, दूसरा एक जो है लो प्रेशर एरिया यहाँ पर देखा जा रहा है। आपका जो म्यांमार के उत्तरी इलाकों में, यानी कि म्यांमार में बारिश देता हुआ अरुणाचल प्रदेश के आसपास यहाँ पर पहुंचा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी तिब्बत वगैरह के आसपास ये पहुंच चुका है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र फीवल आपको वेदर मॉडल में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ पर एक बना हुआ है, आप देखिए। ये जो है झारखंड उड़ीसा के ऊपर यानी कि बनता हुआ नजर आ रहा है, काफी फीवल है। तो इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण, इस ट्रफ के कारण लगातार बंगाल की खाड़ी से काफी तेजी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही है पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में उतनी बारिश नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल के एकाध इलाकों में कभी कभार हल्की बारिश हो रही है। उत्तर पूर्वी भारत में काफी अच्छा बारिश का प्रदर्शन पिछले 2-3 दिनों में रहा है। असम के आज ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि ज्यादातर राज्यों में ही यहाँ पर बारिश हो सकती है। कल बारिश की गतिविधियां 26 तारीख को और भी बढ़ जाएगी। 26 तारीख को पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके, उड़ीसा में भी के तटीय इलाकों में भी कल बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और हालांकि यानी कि 27 तारीख को, 26-27 को हो सकता है कि पश्चिमी हवाएं गंगा के मैदानी इलाकों से, जहाँ पर यहाँ की गर्मी भीषण रहेगी, तो यहाँ से आ सकती है, राजस्थान से ये हवाएं। यहाँ पर भी तापमान 38-39 डिग्री तक आराम से पहुंच सकता है 26 तारीख को पश्चिम बंगाल के मध्य जिलों तक। 27 तारीख को इसमें राहत आएगी। हवाएं थोड़ी मंद पड़ जाएंगी इस ट्रफ रेखा के चलते, और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो 27-28 तारीख से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और जो दक्षिणी जिले पश्चिम बंगाल के, मैं जो कल आपको रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा था, यहाँ पर यानी कि अच्छी देखी जाती है प्री मानसून गतिविधियां। मध्य जिलों में उतनी मार्च के महीने में नहीं देखी जाती यहाँ पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आप देखिए और भी बढ़ चुका है मॉइस्चर का फ्लो, तो यहाँ पर देखी जाएगी। मध्य जिलों में हो सकता है कि 30 तारीख को धीरे धीरे अभी बढ़ेंगी, जैसे मैं वेदर एक्टिविटी बोल रहा था।
बढ़ेंगी। 30 तारीख को गंगा के मैदानी इलाकों में भी पूर्वी हवाएं आएंगी, यहाँ पर भी देशी से दक्षिणी और पूर्वी हवाएं आने की संभावना है। तो मालदा, मुर्शिदाबाद, इस सारे इलाके में, कृष्णनगर वगैरह में, सारे इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। पैची रेन, पैची मतलब यानी कि पैची रेन नहीं, मतलब एक हो सकता है कि बड़े एरिया में हो, पर हल्की, काफी हल्की रहेगी, इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम रहेगी। ये वेदर मॉडल के हिसाब से हो सकता है कि कुछ इलाकों में मध्यम बारिश भी हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर की अगर मैं बता दूं तो 30 तारीख के सुबह से ही मॉइस्चर, आप देखिए ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बना रहेगा। यहाँ जो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होगा, इसके पूर्व में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर लगातार बंगाल की खाड़ी से आता रहेगा। 30 तारीख के सुबह बारिश होगी, दोपहर को भी हो सकता है जारी रहे। 31 तारीख को भी ऐसा ही दोपहर को बारिश हो सकती है। 1 तारीख को भी ये देखी जा सकती है। तो हल्की फुल्की प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएगी, मालदा मुर्शिदाबाद इस इलाके में होगी। 2-3 तारीख को भी ये गतिविधियां जारी रह सकती है। तो पूरी भारत में धीरे धीरे प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि लाइट या मॉडरेट प्री मानसून गतिविधियां पूर्व भारत में, वो उत्तर पूर्व में धीरे धीरे प्री मानसून गतिविधियां बढ़ बढ़कर भारी प्री मानसून गतिविधियां 1-2 तारीख को काफी भारी, पश्चिमी असम में स्पेशली और अरुणाचल में और मेघालय में काफी भारी बारिश 1-2 तारीख के आसपास, 1-2-3 लगातार, यानी कि भारी बारिश यहाँ पर जारी रहेगी, जो यहाँ पर होता है। और लोगों को यानी कि ये बारिश यहाँ पर पसंद है, और ये यहाँ पर इकोलॉजिकली एनवायरमेंट सिस्टम के लिए जरूरी है। तो यानी कि यहाँ पर अभी भारी बारिश होगी। तो इसी के बाद अगर मैं बात करूं मध्य भारत की, तो मध्य भारत में फिलहाल आपने ये सैटेलाइट इमेज देखा, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, सारे इलाके में बारिश जो है हवाएं, यानी कि जो सॉरी बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर यानी कि झारखंड वगैरह में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारे इलाके में बादल छाए हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र में और जो है गुजरात वगैरह में भी बादल हैं। तो बारिश की गतिविधियां होने की संभावना काफी कम है। यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उड़ीसा के ऊपर विकसित है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी है। तो इन सिस्टम्स के चलते छत्तीसगढ़ में लगातार, छत्तीसगढ़ विदर्भ में थोड़ी थोड़ी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, बादल छाए हुए हैं, झारखंड वगैरह में भी पहुंच रहा है। झारखंड, इसी के साथ मध्य प्रदेश में, यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में अरब सागर, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से उठे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही है। इसी के चलते जो है यहाँ पर हल्के बादल हैं, वेदर मॉडल भी दिखा रहा है हल्के बादल हैं। सैटेलाइट इमेज में भी देखे जा सकते हैं, सैटेलाइट इमेज ही सटीक है, क्योंकि वो जो है करंट इसको दर्शाता है। तो यहाँ पर बादल आज कल छा सकते हैं, हो सकता है कि आज दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एकाध इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी जाए, वेदर मॉडल नहीं दिखा रहे, पर चांसेस हैं। और रायपुर वगैरह में चांसेस बहुत कम है बारिश की, यानी कि 10-20% प्रेसिपिटेशन के चांसेस है काफी कम है, क्योंकि मॉइस्चर कुछ खास नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे आज, और बारिश गतिविधियां की संभावना कम है, हो सकता है बूंदाबांदी दिख जाए। तो ये तो पश्चिम बंगाल में बारिश है। और ये जो है आपका राउरकेला वगैरह में, उड़ीसा में, हो सकता है कि आज कुछ एक इलाकों में पैची रेन देखने को मिल जाए। आज कल भी हो सकता है, देखिए कल यानी कि बादल कुछ कम हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर, कल भी हो सकता है जारी रहे, पर कुछ कम हो, बादल हल्के कम हो सकते हैं। तो कल धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी, तापमान एक बार फिर थोड़े बढ़ने लग जाएंगे, हीट वेव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। 30-39 विदर्भ में 40 डिग्री टच कर सकता है, उड़ीसा में 40 को भी क्रॉस कर सकता है, हो जाता जो है आपका तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर सकता है। ह्यूमिडिटी लेवल्स काफी कम रहेगी यहाँ पर। और कल मॉइस्चर का प्रभाव कम हो सकता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा मॉइस्चर का प्रभाव। 27 तारीख को भी मॉइस्चर और कम हो जाएगा, तो 27 तारीख को बादल ना के बराबर छाने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। वो सैटेलाइट इमेज में हमें पता चलेगा। पर मध्य प्रदेश के ऊपर जो भी बादल छाए हुए हैं वो हट जाएगा 26-27 तारीख को। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी होगा, गुजरात में हीट वेव आ सकती है 26 तारीख के बाद। 26-27 तारीख को लगातार हीट वेव बरकरार रहेगी, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क के साथ हीट वेव रहेगा। पूरे महाराष्ट्र में हवा, यहाँ देखिए राजस्थान से, उत्तर भारत से उठती हुई घूम करके यहाँ पर ऐसे आएंगी, पहुंचेंगी, जो अभी कुछ दिन पहले हो रहा था वो होगा, यानी कि वैसी स्थितियां होंगी। तो सोलापुर वगैरह सारी इलाके में ये हवाएं पहुंचेंगी, मौसम को शुष्क रखेगी, गर्म रखेगी। तापमान लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, गर्मी काफी ज्यादा बनी रहेगी यहाँ पर लगातार। और कोई खास वेदर एक्टिविटी मध्य भारत में अगले 10 दिनों तक कोई उतना खास वेदर एक्टिविटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। 30 तारीख से हवाएं मंद पड़ सकती है, एक बार फिर हो सकता है बादल बादल छाए। 31 तारीख को एक
30-31 के आसपास दक्षिणी महाराष्ट्र के साथ सटे तेलंगाना में यानी कि मध्य महाराष्ट्र में यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होगा, उस टाइम के बादल बादल छाए, बारिश की गतिविधियों की संभावना काफी यहाँ पर कम है। छत्तीसगढ़ में भी जो है मौसम शुष्क ही रहेगा। उड़ीसा वगैरह में जैसे मैंने बोला बारिश हो सकती है, यानी कि धीरे-धीरे बढ़ेगी, पर छत्तीसगढ़ में कोई खास प्री मानसूनी गतिविधियां भी उतनी होने की संभावना नहीं। कभी कभार हो सकता है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बूंदाबांदी दिख जाए। तो अब देखिए 2-3 तारीख तक भी छत्तीसगढ़ में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिख रही है फिलहाल। तो 2-3 तारीख को जो आप ये देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, ये क्योंकि पूरे पूर्वी हवाओं के ऐसे खींच लेगा, तो छत्तीसगढ़ विदर्भ में दक्षिणी हवाएं चलने की संभावना है। तो तापमान तो नहीं गिरेंगे, हो सकता है थोड़ी नमी बढ़ जाए और थोड़े मोड़े बादल बादल छा जाए, हो सकता है। वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि छा जाए, नमी हल्की फुल्की बढ़ सकती है। यहाँ पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा मध्य भारत में इसका। पूर्वी भारत में थोड़ा इफेक्ट दिखाएगा पश्चिमी विक्षोभ इनडायरेक्ट, नमी को काफी बढ़ा सकता है, हल्की फुल्की बारिश कहीं पर हो सकती है उड़ीसा में भी। और यहाँ पर हालांकि विदर्भ छत्तीसगढ़ में नमी थोड़ी बढ़ सकती है और मौसम शुष्क ही रहेगा, गर्मी काफी बनी रहेगी 3 तारीख को भी। अब देखिए अप्रैल में भी गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, अप्रैल की शुरुआत में 1-2-3 तारीख को। और अप्रैल के शुरुआती दौर में ये दक्षिणी हवाएं जो आएंगी गदरवाड़ा जबलपुर वगैरह में, हो सकता है कि 3 तारीख को हीट वेव की संभावना दिख रही है। सागर वगैरह में, रीवा सतना में भी 39-40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। देखिए जैसे यानी कि अभी अप्रैल में हो सकता है कि इस बार बारिश में देखिए, क्योंकि रायपुर की अगर मैं बात करूं तो अब तक पूरा मार्च का महीना शुष्क और साफ ही निकला है। एक भी बूंद बारिश, मतलब बादल बादल छाने से छा रहे हैं पर बारिश अब तक एक भी बूंद नहीं दिखी है। तो हो सकता है कि इस साल पूरा मार्च का महीना ही शुष्क निकल जाए। पर मार्च का मैं अगर आपको रायपुर की बात करूं तो यहाँ पर मार्च में 11.9 मिलीमीटर यानी कि 11.9 मिलीमीटर की जो प्रेसिपिटेशन है वो इस क्लाइमेट में एवरेज यानी कि रायपुर में देखी जाती है। वही अप्रैल में कम हो जाती है, थोड़ी 11 हो जाती है। तो अप्रैल में कम वर्षा होनी चाहिए, मार्च में थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मार्च में आप देखिए जो ऐसे यानी कि थोड़ी पश्चिमी विक्षोभ का भी सशक्त होती है या ऐसा होता है, यानी कि थोड़े विंड पैटर्न यानी कि जैसे भी होती है थोड़ी मार्च में ऐसी रहती है कि बारिश कभी कभार देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो हल्की बारिश अप्रैल में भी हल्की दिखती है प्री मानसूनी गतिविधियां, पर अप्रैल में कम हो जाती है क्योंकि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह ये सब अप्रैल के महीने में ज्यादा यहाँ पर बनता है और राजस्थान से पश्चिम में आते, पर ये इस बार मार्च में दिखा है। और अप्रैल में भी वर्षा की गतिविधियां तो दिखती है हल्की फुल्की, पर मार्च में अब तक यहाँ पर एक भी बूंद बारिश नहीं गिरी है। तो गर्मी काफी ज्यादा है, एक भी बूंद बारिश नहीं गिरी है। केवल 11 मिलीमीटर ही मार्च में बारिश होती है, जो कि काफी कम है। तो ये कोई खास असर नहीं डालेगा यहाँ पर जो है ये यानी कि अगर बारिश की गतिविधियां इस बार यहाँ पर जो है दिसंबर जनवरी में देखने को मिला। दिसंबर यानी कि सबसे जो है ड्राइएस्ट मंथ होता है और जो है रायपुर में यानी कि मध्य भारत के कई इलाकों में, विदर्भ छत्तीसगढ़ में ड्राइएस्ट मंथ होता है जो है 2.8 रायपुर में केवल दिसंबर में दिखता है, दिसंबर जनवरी इस समय। पर इस बार हमने देखा कि दिसंबर के महीने में यहाँ पर काफी अच्छी बारिश देखने को मिली दिसंबर जनवरी में। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को दर्शा रहा है, क्योंकि नहीं होती है इस बार। और मार्च के महीने में जो 11 mm बारिश होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है, लेकिन एक भी बूंद बारिश यहाँ पर नहीं गिरी है अभी तक मार्च के महीने में। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को दर्शा ही रहा है। तो अभी मार्च के महीने में तो बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है, यानी कि ना के बराबर ही दिख रही है। तो यानी कि यहाँ पर पूरा मार्च का महीना शुष्क ही निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम यानी कि मध्य भारत में कभी कभी ऐसे कोई सिस्टम बनती है, बारिश हो जाती है, तो सारे महीने यहाँ पर इतनी शुष्क नहीं निकलती। दिसंबर का महीना जहाँ शुष्क पूरी रहे निकलनी चाहिए थी, यानी कि चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पर होती है कि दिसंबर का महीना शुष्क निकले। पश्चिमी विक्षोभ आने से भी, हवाएं चेंज होने से भी, क्योंकि उस समय प्रेशर हाई रहता है, हवाएं भी ऊपर नहीं उठती, मॉइस्चर आने से भी यानी कि बारिश कम होती है। पर इस बार आपने देखा ट्रफ रेखा बनी, सर्कुलेशन बनी, सब बनी, बारिश अच्छी देखने को मिली दिसंबर में, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाया। और अभी हालांकि बारिश मार्च में उतनी नहीं होती, हल्की होती है, पर दिसंबर से ज्यादा। और अभी जो है स्पेशली उत्तर भारत में बारिश होने से नुकसान तो यानी कि
होती है मार्च में हल्की फुल्की ज्यादा बारिश होने से, क्योंकि फसलों की जो है आपको पता है कटाई का काम चलता है। तो अभी फिलहाल व्यवधान बारिश से तो कोई भी नहीं आएगा फसल के कटाई बुराई में, कहीं भी मध्य भारत के उत्तर भारत में खास। तो यहाँ पर जो है केवल व्यवधान गर्मी का आ सकता है, क्योंकि मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती, और गर्मी ज्यादा होने से जो फसल है वो आपको पता है कि इससे पिछले बार जून के महीने में मई जून में यहाँ पर एक गर्मी पड़ी थी, वो तो पड़ती है राजस्थान में। उसके साथ ही इस बार जुलाई, इससे पिछले बार ब्रेक मानसून कंडीशन काफी ज्यादा आया था अगस्त में, तो यहाँ पर जो बारिश मिलनी चाहिए थी फसलों को अगस्त में वो नहीं मिली। राजस्थान में बाड़मेर वगैरह में फसल जल गए थे। तो यानी कि फसल कुछ एक इलाके में हो सकता है जल जाए, यानी कि भीषण गर्मी के कारण। तो थोड़ी उसके कारण नुकसान हो सकती है, पर यानी कि उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है जितना जुलाई अगस्त में बारिश नहीं होने से, क्योंकि वहाँ पर सूरज उत्तरायण में और भी पीक में रहता है। आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर मानसून नहीं आती, जिन देशों में, वहां पर जुलाई अगस्त में काफी तेज गर्मी रहती है। तो अगस्त महीने का गर्मी यानी कि और तेज होता है, तो उस समय जल जाती है, धूप का असर भी ज्यादा रहता है। पर फिलहाल उतना ही होगा, कुछ एक इलाके में हो सकते हैं हल्के फुल्के फसल जल जाए, तो थोड़ी नुकसान हो सकती है, पर कोई बारिश के लिहाज से कोई भी जो है व्यवधान फसल के कटाई में नहीं आएगा इस क्षेत्र में। तो ये यानी कि हुई मध्य भारत की बात। अब यहाँ पर मौसम शुष्क ही रहेगा, कभी कभार ऐसे बादल आएंगे, कुछ ही इलाकों में हो सकता है कि कभी कभार बूंदाबांदी दिख जाए तापमान बढ़ने से, अगर मॉइस्चर होगा या बादल बादल छाए। पर कोई खास वेदर एक्टिविटी मध्य भारत में अप्रैल के 2-3 तारीख तक नहीं दिख रही है ना, कि अगले 10 दिनों तक यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। बादल बादल छाएंगे जैसे कि मैंने बोला, तो कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि बादल भी ना छाए, यानी कि शुष्क साफ ही रहेगा मौसम। बारिश नहीं होगी, जो मुख्य जो है बारिश नहीं दिखेगी। और 26-27 तारीख को गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर पड़ सकती है, यानी कि गर्मी बरकरार ही रहेगी। 26-27 तारीख को हो सकता है 1-2 डिग्री ज्यादा तापमान बढ़ जाए, उसके बाद भी 2-3 तारीख को गर्मी बरकरार ही रहेगी यहाँ पर, कि जारी रहेगी। तो इसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में तेलंगाना वगैरह में, रायलसीमा वगैरह में, बंगाल की खाड़ी से तेलंगाना में तो हल्की फुल्की मॉइस्चर आ रही है, पर कोई बारिश की गतिविधियां नहीं यहाँ पर संभावित नहीं है। गर्मी यहाँ पर भी बरकरार रहेगी तेलंगाना में। उत्तर आंतरिक कर्नाटका में भी गर्मी बरकरार रहेगी। तेलंगाना में अगले 10 दिनों तक कोई भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिख रही है। अब देखिए मौसम शुष्क और साफ ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखे। उत्तर आंतरिक कर्नाटका में कभी कभार हो सकता है प्री मानसून वगैरह दिखे, जैसे 26 तारीख को नजर आ रही है कुछ एक इलाकों में हुगली, इस क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हो। और 27 तारीख को भी कुछ एक इलाकों में हो सकता है हो जाए। 27 तारीख को तेलंगाना के कुछ एक दक्षिणी इलाके में हो सकता है बूंदाबांदी हुई या बादल बादल छाए, कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। 28 तारीख को यानी कि उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अगले 10 दिनों तक उतना खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। आंध्र प्रदेश रायलसीमा में कभी कभार बारिश देखी जा सकती है। आप देखिए 30 तारीख को जैसे बारिश देखी जाएगी दोपहर को, ऐसे यानी कि लाइट रेन, ज्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी रायलसीमा या आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में नहीं दिखेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तटीय कर्नाटका और केरला की, तो केरल और तटीय कर्नाटका में एक ट्रफ रेखा ऑफशोर ट्रफ है, दूसरा ट्रफ केरला के आंतरिक हिस्सों में बना हुआ है। इसी के चलते लगातार अरब सागर से हवाएं आ रही है। ये चक्रवाती का चित्र जो बना हुआ है ऐसे मॉइस्चर को पुल कर रहा है, दूसरा यहाँ पर ऐसे पुश कर दे रहा है, तो यहाँ पर मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है, तो बारिश लगातार जारी है। यानी कि इसके चलते दक्षिण भारत में कुछ एक इलाकों में रेन डेफिशिएंट में है, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में, पर केरला वगैरह में क्योंकि लगातार ऐसे अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है, तो रेन नॉर्मल रेंज में ही जारी है। यहाँ पर इतनी बारिश यहाँ पर, लेकिन बोलते हैं तो दोपहर को बारिश बढ़ जाएगी। और मुंबई वगैरह में अभी फिलहाल अरब सागर से ही हवाएं आ रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कल हल्की बारिश की गतिविधियां दिखे या ना दिखे, पर दक्षिणी महाराष्ट्र और गोवा में अच्छी बारिश, यानी कि बारिश की गतिविधियां लगातार जारी ही रहेंगी। लगातार मतलब दोपहर को और रात को कमी आ सकती है इसमें। 26 तारीख को अब देखिए मुंबई में हल्की बारिश देखी जाएगी, और दक्षिण महाराष्ट्र में यानी कि बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। कर्नाटका केरला में भी रात को बारिश में कमी आने की संभावना है। वही चीज यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 27 तारीख को दक्षिणी महाराष्ट्र में बारिश कम देखी, यानी कि गतिविधियां कम होने की संभावना है। इसी के साथ केरला में 27 तारीख को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु को मैं इसके बाद बात करता हूँ, तो 28 तारीख को भी केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश जारी रहेगी। दक्षिणी महाराष्ट्र में मॉइस्चर आता रहेगा, हो सकता है हल्की बारिश दिखे 30 से 31। 1 तारीख को भी रहेगी, 2 तारीख
देखिए 3 तारीख लगातार यानी कि बारिश जारी रहेगी। 3 तारीख को भी आप देखिए बारिश जारी रहेगी, और हो सकता है कि 3 तारीख को कुछ एक अराउंड की इंटेंसिटी कम हो। तमिलनाडु में फिलहाल आप देखिए कुछ एक इलाकों में बंगाल की खाड़ी से घूम करके मॉइस्चर आ रहा है। यहाँ पर जो ट्रफ है यानी कि दोनों ही सागर से दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो तटीय इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में बारिश जारी है। यहाँ पर जो वेल्लोर तिरुपति वेल्लोर वगैरह है, यहाँ पर इस क्षेत्र में बारिश की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं आ रहा है, पर बादल बादल छा सकते हैं। 26 तारीख को भी यही स्थितियां रहेगी, घूम करके मॉइस्चर रहेगा। हालांकि तमिलनाडु में बारिश की तीव्रता केरला और कर्नाटका से कम रहेगा, और यानी कि तटीय कर्नाटका से दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और उत्तर आंतरिक कर्नाटका में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। 28 तारीख को भी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश रहेगी। 29 तारीख को भी तट में यानी कि थंजावुर के आसपास हल्की बारिश रह सकती है। कोई खास वेदर एक्टिविटी तमिलनाडु में नहीं दिखेगी। 31 और 1 तारीख को भी तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है, कोई उतनी खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। 2-3 तारीख को भी काफी हल्की बारिश तमिलनाडु में देखी जाएगी। हालांकि 3 तारीख को एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिणी तमिलनाडु में विकसित होने की संभावना है, जो कि दक्षिणी जिलों में तमिलनाडु में बारिश जारी रखेगा, पर काफी हल्की ही होगी। तब हो सकता है कि तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश देखी जाए। तो ये रहने वाला। और दूसरा भी मैं बात करूं तो अंडमान और निकोबार में ऑन एंड ऑफ रेंज जारी रहेगी। यहाँ पर हल्की बारिश लगातार जारी रहेगी। 27 तारीख को हल्की कमी आए, हो सकता है कि 28 तारीख के बाद एक बार फिर यहाँ पर बारिश बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ रेंज जारी रहेगी, यानी कि कभी मौसम शुष्क होगा, एक बार फिर बारिश होगी। और यहाँ पर फिलहाल यानी कि वेट एंड ड्राई वेदर नियरली सेम रहेगा। हो सकता है कि वेट वेदर ड्राई वेदर से थोड़ी ज्यादा ही रहे। लक्षद्वीप में भी मौसम यानी कि फिलहाल शुष्क है, पर ऑन एंड ऑफ रेन यहाँ पर भी जारी रहेगी। और यहाँ पर जो है ड्राई वेदर वेट वेदर से फिलहाल ज्यादा रहेगा 27-28 तारीख तक, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। पर 28 तारीख से लक्षद्वीप में बारिश बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जारी रहेगी, यानी कि 31-1 तारीख तक। 31 से यानी कि 2-3 तारीख से एक बार फिर बारिश कम होने की संभावना लक्षद्वीप में नजर आ रही है। मौसम शुष्क हो जाएगा। तो ये रहने वाला है भारत में अगले कुछ दिनों को मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद जय भारत।